देखो यार, TDS TCS इनकम टैक्स का TDS अब आपने पढ़ लिया है ना। अब आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इनकम टैक्स में ऐसा होता है ना कि पेयर जब पे करने लगता है तो TDS काट के पे करता है। इन इनकम टैक्स पेयर जब पे करेगा तो TDS काट के पे करेगा। और TCS के केस में क्या होता है, जब सेलर रिसीव कर रहा होगा तो इन एडिशन रिसीव करेगा। ऐसे ही होता ना। लेकिन ये तो इनकम टैक्स में ऐसा है। GST में क्या सीन है, TDS वही है कि जब पेयर पे करेगा तो TDS काट के पे करेगा। GST में पेयर या तो गवर्नमेंट होगा, जनरली गवर्नमेंट ही होगा। इकलौता केस है जो एडिशन अमेंडमेंट के थ्रू आया है एक्स्ट्रा, लेकिन जनरली वो गवर्नमेंट अगर पेयर है। हु इज द सप्लायर, एनी पर्सन, या वो गुड सप्लाई कर रहा हो या सर्विस सप्लाई कर रहा हो। थ्रेशोल्ड लिमिट उधर भी होती है ना, इधर भी है। TDS कब लगेगा, ओनली इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब मैंने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या विद GST विदाउट GST, विदाउट GST, वैल्यू ऑफ सप्लाई विदाउट GST एक्सीड करे 2.5 लाख। जब मैंने बोला एक्सीड करे मतलब अगर एग्जैक्ट 2.5 लाख है तो TDS नहीं लगेगा, नो TDS। 2.5 लाख एक्सीड करनी चाहिए वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर 2.5 लाख वैल्यू ऑफ सप्लाई एक इनवॉइस की, मल्टीपल इनवॉइसेस की? तो लॉ है एक कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब हमने कहा ना एक कॉन्ट्रैक्ट की, लेट्स से हमने बेंचेस बनवाने हैं और हमने कहा कि यार उसे कि 50 बेंचेस चाहिए हमें, तो 50 बेंचेस वो कहता कि ठीक है जी दे दूंगा, और 10 बेंचेस करके मेरे को सेंड कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ है, 50 बेंचेस का, और वो मेरे को सामने वाला बंदा 10 बेंचेस करके सेंड कर रहा है। और जब 10 बेंच सेंड करता है तो 10 का इन्वॉइस भेज देता है, नेक्स्ट 10 आए, नेक्स्ट 10 का इन्वॉइस, नेक्स्ट 10 आए, उसके बाद नेक्स्ट 10 का इन्वॉइस, तो 10 इन्वॉइसेस, 10 बेंच आते, 5 इन्वॉइसेस आ गए। लेकिन मैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितना देता सी, 5 बेंचा था। तो लॉ कहता 2.5 लाख अंडर कॉन्ट्रैक्ट देखना है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 2.5 लाख है ना तो TDS अट्रैक्ट, 2.5 लाख से एक्सीड अगर कर रही है 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, तो TDS अट्रैक्ट होगा। एक इनवॉइस की वैल्यू नहीं देखनी। पर किसी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कॉन्ट्रैक्ट की गल ना की जाए, ਇੱਕੋ ਹੀ इनवॉइस की गल ਹੋਵੇ, फिर आपको इनवॉइस ही देख लो। पर अदरवाइज एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखनी है भी वो 2.5 लाख एक्सीड करे। जब एक कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो एक रेसिपिएंट से देखेंगे मल्टीपल रेसिपिएंट इकट्ठे करके, कॉन्ट्रैक्ट एक ही रेसिपिएंट से, ईच रेसिपिएंट के नाल कॉन्ट्रैक्ट कितने कितनी वैल्यू का होया पे। और ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से या तो गुड का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, डजंट मैटर, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। जब हमने कहा कि सप्लायर कौन होना चाहिए, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट मतलब क्या, CGSD तो आ ही गया, लोकल अथॉरिटी भी आ गया, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, PSU है, तो ये सारे बंदे आ गए। PSU आ गया, सोसाइटी आ गया गवर्नमेंट की, या फिर कोई ऐसी बॉडी आ गई जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक कितना है, 51% कम से कम, या फिर कोई यानी बॉडी इस्टेब्लिश बाय लॉ एक्ट, ICI आ गया इसमें, तो ICI भी आ गया इसमें, एनी बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट। गवर्नमेंट एजेंसी आ गया, लोकल अथॉरिटी आ गया, CGSD, और इसकी कोई बॉडी, ये सारे बंदे अगर पेयर है तो ये TDS डिडक्ट करेंगे। कब डिडक्ट करेंगे, हाँ, जब आपकी सप्लाई कौन सी होनी चाहिए, टैक्सेबल। अगर एग्जेम्प्ट है फिर नहीं लगाएंगे। इस केस में क्या होगा कि जैसे कि लेट्स से पेपर में ना बहुत बार क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि 2,60,000 की इनवॉइस वैल्यू है, तो बताओ क्या TDS लगेगा। तो हम चेक करेंगे सर पहले तो ये देखो GST रेट कितना एप्लीकेबल है, और क्योंकि ये इनवॉइस वैल्यू तो इंक्लूसिव ऑफ GST होगा। TDS के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मतलब ये इंक्लूडिंग ऑफ GST देता है, और हमें GST पहले हटाना ही पड़ता है। स्टेप नंबर 1 यही होता है ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में TDS के। तो स्टेप नंबर 1 GST हटाओ, GST हटाने के लिए डिवाइड बाय 1 प्लस रेट, लेट से 18%, तो डिवाइड बाय 118% करेंगे तो कितना आ गया आपके पास,
348, तो हम कहेंगे क्योंकि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही, देयरफॉर टीडीएस नहीं काटना। एग्जांपल चेंज करते हैं। लेट्स से आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ही 2,60,000 है, तो इसके ऊपर 18% का जीएसटी कितना बन गया? 46,800, तो प्लस किया तो टोटल कितना पे करने वाला हो गया? पेयर ने कितना पे करना था? 3,06,800 पे करना था, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी। इसमें से वो टीडीएस काट के पे करेगा। अब टीडीएस कितना परसेंट काटना है? 2% काटना है टीडीएस। टीडीएस किसका काटना है? सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई का काटना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है आपकी? 2,60,000। 2,60,000 का 2% कितना हुआ आपका? एक और बात, एक और बात, एक मिनट। अगर ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है तो 46,800 का क्या होगा? 2,60,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई, एसजीएसटी 23,400, सीजीएसटी 23,400, राइट। टोटल 3,06,800 पेयर ने पे करना चाहिए ना, टीडीएस काट के पे करेगा। जब टीडीएस कहा 2%, तो 2% मतलब टोटल 2%, ठीक हो गया। तो जैसे 2,60,000 का 2% करेंगे तो आपका कितना हो गया? 2600, 5200 होगा। तो टीडीएस जो काटेंगे ना वो कैसे काटेंगे? एसजीएसटी 1%, सीजीएसटी 1%, तो 2600 ये डिडक्ट करेंगे, 2600 ये डिडक्ट करेंगे। अब कब एसजीएसटी सीजीएसटी लगाना है, कब आईजीएसटी, ये हमें पता है ना, इंटर इंट्रा ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी आपका जीएसटी लग रहा होगा, बीइंग इंटर या इंट्रा, सेम ही टीडीएस लगेगा। टीडीएस भी ऐसे आधा आधा कटेगा और आधा आधा डिपॉजिट होगा। एसजीएसटी सीजीएसटी अलग अलग कटेगा, अलग अलग डिपॉजिट होगा। तो 5200 काट के 3,06,000, 3,000, 1,000, 301, 600, तो 301, 600 बेसिकली क्या करेगा? पेयर पे करेगा। पेयर पेज आफ्टर टीडीएस डिडक्शन। ये बात ठीक होगी कि सर ਜਿਹੜਾ जीएसटी रेट बनता सी वो ऐड करता और जो टीडीएस था वो डिडक्ट कर लिया। टीडीएस किसके ऊपर लगाना है? हमने बेसिक वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर लगाना है, 2,60,000 के ऊपर। और अगर ट्रांजैक्शन के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लग रहा है तो टीडीएस भी आपका दोनों होगा, सीजीएसटी प्लस एसटीएसटी। अब क्योंकि ऐसा होता है ना कि ट्रांजैक्शन उत्ते जेड़ा लग रहा है ਉਹੀ टीडीएस ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ। लेट्स से लोकेशन ऑफ सप्लायर पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब, लेकिन जो रेसिपिएंट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लेट्स से दिल्ली। क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या लगेगा? सीजीएसटी पंजाब जीएसटी या आईजीएसटी? पंजाब में है दोनों, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। और एसजीएसटी ये पंजाब जीएसटी होगा ना, पंजाब जीएसटी लगेगा प्लस सीजीएसटी लगेगा। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर ये वाले दोनों टैक्सेस लग रहे हैं। अब गवर्नमेंट रेसिपिएंट कहाँ पे बैठा है? दिल्ली में। दिल्ली वाले बंदे को कौन सा टीडीएस काटना होता है? जो ट्रांजैक्शन के ऊपर लग रहा होता है। ट्रांजैक्शन के ऊपर तो सर एसजीएसटी लग रहा है, पंजाब जीएसटी। अब दिल्ली वाला बंदा पंजाब जीएसटी कैसे जमा कराएगा? उसके पास तो जो अपना जीएसटी नंबर होगा वो तो दिल्ली का होगा, तो वो तो दिल्ली जीएसटी पे कर सकता है, सीजीएसटी पे कर सकता है, आईजीएसटी पे कर सकता है। लेकिन पंजाब जीएसटी कैसे पे करेगा ये डिपॉजिट? क्योंकि रेसिपिएंट अगर कटूगा तो रेसिपिएंट सरकार को जमा भी करवाएगा, तो ये पंजाब जीएसटी जमा नहीं करवा सकता। तो जनरली टीडीएस हर एक ट्रांजैक्शन में कटेगा। रेसिपिएंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, सप्लायर कोई भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख एक्सीड करनी चाहिए। हाउएवर अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट किसी और स्टेट में है, इन सच केस टीडीएस नहीं काटना, चाहे वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख एक्सीड क्यों ना, क्योंकि टेक्निकली काट के जमा कैसे कराते, इकलौती एक्सेप्शन। लेकिन अगर ऐसा हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई भी यही आ रहा है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी।
लोकेशन ऑफ सप्लायर पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, वही लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, IGST लगे हैं ना। तो क्या ये दिल्ली वाला बंदा IGST काट के जमा करा सकता है? हाँ तो करा ही सकता है ना, तो TDS लगेगा, TDS एप्लीकेशन। पहले वाले केस में राजे ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या लग रहा था? पंजाब GST और CGST। तो कह रहे कि सर इधर ये छोड़ के IGST लगा दो, ऐसा कुछ कह रहे हो? तो पहले तो सेक्शन नंबर 9 जाके चेंज करना पड़ेगा जो इंटर और इंट्रा को डिफाइन करता था। तो इतना बड़ा पंगा लेने की बजाय TDS ही छोड़ दिया, क्या ही दिक्कत है? TDS तो वैसे भी एक एडिशनल ऑब्लिगेशन है। TDS के ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली चीज़ें लाइमलाइट में आ जाए, हाईलाइट हो जाएं, पूरी अकाउंटिंग फॉर हो जाए उसकी, बस इतना टुच्चा सा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है कुछ खास। तो ये छोड़ दिया, क्या ही फर्क पड़ रहा है? ठीक हो गया, ऑलमोस्ट TDS डन। एक और बात, ये जो हमने 2.5 लाख की वैल्यू सप्लाई उठानी है, मतलब जो भी वैल्यू सप्लाई चेक कर रहे हैं ना कि 2.5 लाख एक्सीड करे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई उठानी है हमने। कि अगर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड करे 2.5 लाख, मतलब अगर आपको सप्लाई कर रहे हो जिसमें टोटल 5 लाख की वैल्यू सप्लाई है, लेकिन उसमें से 2 लाख की तो एग्जाम्प्ट ही है, तो एग्जाम्प्ट वाली छोड़ दो, टोटल पीछे कितनी रहेगी? 3 लाख। 3 लाख इस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये 3 लाख क्योंकि 2.5 लाख एक्सीड कर गई, तो TDS काटना है। और TDS किस वैल्यू का काटना है? सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 लाख का 2% काटना है। क्या समझे? कि अगर पूरी ट्रांजैक्शन में कुछ गुड्स एग्जाम्प्ट भी है या कुछ सर्विस एग्जाम्प्ट भी है, तो एग्जाम्प्ट वाली वैल्यू छोड़ दो, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू उठा लो। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई का 2% काटना होता है। 2% वैल्यू ऑफ सप्लाई का काटना है एक्सक्लूडिंग GST, और सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई का काटना है। यहाँ पे ये लिखना वर्ड 2% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली, 2% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली। एक और बात, TDS कौन काटता है? सप्लायर, रेसिपिएंट। TDS सप्लायर काटते हैं, रेसिपिएंट काटते हैं? पेयर काटते हैं। पे कौन करेगा? रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट काटेगा, राइट। अगर RCM एप्लीकेबल होगा किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो क्या रेसिपिएंट ने पूरे का पूरा टैक्स ही जमा कराना होगा सरकार को? अगर 18% का रेट हुआ तो पूरा 18% ही। तो 2% अलग से जमा कराए या 2% रहने ही दे फिर, क्योंकि 18% तो करवाना ही है रेसिपिएंट ने पूरा जमा। तो RCM के केस में 2% अलग से करवाएगी, रहने दे, रहने दो, क्योंकि पूरा 18% ही करवा दिया रेसिपिएंट ने। तो इन केस ऑफ FCM ही सिर्फ TDS लगेगा, अगर RCM का केस है तो TDS नहीं लगेगा। उसके बाद अगर रेसिपिएंट TDS काट के जमा कराएगा सरकार को, तो क्या सप्लायर को रिफंड लेना चाहिए उसका? सप्लायर को रिफंड मिलना चाहिए, बैंक अकाउंट में मिलना चाहिए, ITC के लेजर में मिलना चाहिए? बैंक अकाउंट इक्विवेलेंट टू कैश होना चाहिए उसे, ITC के इक्विवेलेंट नहीं है ये चीज़। क्योंकि ये है कि बेसिकली ਜਿਹੜੀ मेरी आउटवर्ड सप्लाई है ना, सप्लायर ਨੂੰ कितना पैसा आना सी जेब च? 3,06,800 कैश आना था रेसिपिएंट से। रेसिपिएंट तो कैश ही पे करता है ना बैंक अकाउंट। तो रेसिपिएंट ने कहाँ पे उसको कैश देना था? 3,06,800। लेकिन गवर्नमेंट की वजह से रेसिपिएंट ने कितना पे किया? सिर्फ 3,01,600। तो कट्टा है ना, और ये जो कट्टा है ये TDS है। ये वाला पैसा अगर सप्लायर को आता है रेसिपिएंट से तो कैश में आता। लेट क्यों गया भाई? वैसे कर दिया तो पावर आ गई लेट होने की। आज ये रिकॉर्डिंग ना, हेलो हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग होनी नहीं थी। 10 मिनट स्पेशल मत था हमारा है। चलो तो आ गया। थैंक यू प्रथम को बोलना चाहिए जो आया नहीं आज, उसने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन ली शायद। बस ये ध्यान रखना है भी यार, TDS रिफंड मिलूगा ना सप्लायर को, ITC लेजर नहीं मिलूगा, इक्विवेलेंट टू कैश मिलूगा। तो किमें मिलूगा? सप्लायर की कर सकता है TDS क्लेम कर सकता है, जो TDS उन्हें क्लेम कर लिया ਉਹਦੇ E-कैश लेजर में जाके क्रेडिट हो जू। TDS जो सप्लायर ने क्लेम कर लिया E-कैश लेजर ਦੇ ਵਿੱਚ क्रेडिट हो जू। एक मिनट, E-कैश लेजर में अगर क्रेडिट कर लिया तो E-कैश लेजर को एज अ कैश यूज कर सकते हो और उसका रिफंड भी ले सकते हो। और अगर बैंक में आपको रिफंड चाहिए तो E-कैश लेजर से पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करवा लो। लेकिन एक बार E-कैश लेजर में चला जाएगा।
वो है ना, मान लो सप्लायर ਦੇ ITC ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ITC ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਜ਼ਰ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਲੈਜ਼ਰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਜ਼ਰ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਪਿਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੈਸਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੈਟ ਆਫ ਮਰਵਾ ਲਓ। ਕੈਸ਼ ਲੈਜ਼ਰ इज इक्विवेलेंट टू वॉलेट। वॉलेट जिमें मर्जी कैश, जिमें पेटीएम का वॉलेट होता था, जब मर्जी कैश डालो, जब मर्जी कैश विड्रॉ करवाओ, तो वो वाला हिसाब है कैश लेजर, फ्रीली यूज कर सकते हो उसे। अभी हमने ये पता लगा कि रेसिपिएंट TDS काट के जमा कराएगा, सप्लायर उसका क्लेम लेगा, क्लेम लेके ई कैश लेजर में क्रेडिट करेगा। लेकिन अगर व्हाट इफ सप्लायर रजिस्टर्ड ही है नहीं, तो क्लेम कैसे लेगा उसका, ले ही नहीं पाएगा, डेड हो जाएगा। तो कहते हैं अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है ना, तो रेसिपिएंट को TDS काटने की ऑब्लिगेशन नहीं। अगर सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड, तो रेसिपिएंट TDS नहीं काटेगा। तो जहां जहां TDS नहीं लग रहा ना, टेक्निकल दिक्कतों की वजह से नहीं लग रहा। अगर सप्लाई टैक्सेबल है तो TDS क्यों जमा कराना है भाई, जब सिंपल GST है नहीं तो TDS भी किस काम का। अगर FCM है तभी लगाना है, अगर RCM होता तो रेसिपिएंट ने पूरे जमा करा दिया, फिर अलग से 2% क्यों करवाना। और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, फिर सप्लायर बेनिफिट नहीं ले पाएगा, तभी करके TDS तब नहीं लगाया, सिर्फ रजिस्टर्ड है तभी लगाएगा। फिर अगर टैक्सेबल एक्सीड करेगी 2.5 लाख तभी लगाना है, फाइन। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और केस कब TDS नहीं लगाना, कहते हैं जब बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन द अमंगस्ट द अबव लिस्ट, मतलब सप्लायर भी यही कैटेगरी का बंदा है, रेसिपिएंट यही कैटेगरी का बंदा है, और ये वाले कैटेगरी के ऊपर हमें वैसे ही भरोसा है, ये तो सरकार ही है, ये तो अपनी सप्लाई को डिफ्लेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इसी कैटेगरी के बंदे हैं तो TDS नहीं काटना। इसके अलावा एक और चीज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इन द सेम स्टेट है, बट रेसिपिएंट जो कि TDS डायरेक्टर है वो किसी और स्टेट में है, तब भी नहीं काटना, क्योंकि जमा कराने की दिक्कत होगी। इसके अलावा TDS की रिटर्न कौन फाइल करेगा, सप्लायर या रेसिपिएंट। TDS की रिटर्न कौन फाइल करेगा, सप्लायर, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट जिसने TDS जमा कराना है। हाँ, ये ना यार क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे ना तो एग्जाम्पल देखो केसेस, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कोई इमोल प्रॉपर्टी जगह किराए पे ले ली। ठीक हो गया। अब इमोल प्रॉपर्टी का लॉ क्या बोलता है, जहाँ पे इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो पंजाब बन गया। पर इन्होंने जो इनवॉइस रेज कराया वो आम आदमी पार्टी जिथे रजिस्टर्ड है उत्थे करवाया, वो दिल्ली रजिस्टर्ड है, तो इनवॉइस इतने इशू है, तो लोकेशन ऑफ रेसिडेंट तो ये है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई ये है, ऐसा वाला सीन। तो इन्हों बिल टू शिप टू नहीं कहांगे, ज़्यादातर ये जी केसेज होंगे सर्विसेज वाले होंगे हैं, लेकिन हाँ वो ऐतकी के पेपर 'च ही आ गया अपना प्रिंटिंग मटीरियल वाली एग्जाम्पल। ऐतकी एग्जाम्पल याद है ना, वो आंसर तो देखो मुझे भी नहीं पता उसका क्या होएगा, लेकिन वो एग्जाम्पल क्या थी कि यूपी का सप्लायर था, यूपी के सप्लायर ने DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ये है, उसको सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल करी, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल फॉर, इसकी जो ब्रांच है इधर, ब्रांच किधर है यूपी में, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल हो रहा है। तो डाउट ये था कि सर व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि रेसिपिएंट तो अलग स्टेट में बैठा है, रेसिपिएंट किसी अलग स्टेट में बैठा है, और ये वाला क्वेश्चन TDS के ऊपर ही था। लेकिन TDS लगेगा कि नहीं, उसके लिए क्या डिपेंड कर रहा था, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे फॉलो होएगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इधर फॉलो होएगा तो TDS लगेगा क्या, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में फॉलो होगा तो TDS लगेगा, क्योंकि IGST ट्रांजेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इधर फॉलो होएगा फिर नहीं लगेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होगा और रेसिपिएंट किसी और स्टेट में हो गया। तो इसका आंसर अभी ICAI का सजेस्टेड आंसर आएगा सितंबर का, तभी पता लगेगा। इसमें दिक्कत ये थी, ये सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल था, प्रिंटिंग मटेरियल इस केस में गुड्स बन जाएगा, तो ये इस केस में पता लग जाएगा बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन बनती है कि नहीं। चलो जी, TDS हो गया। TDS की रिटर्न किसने फाइन करनी होती है, जिसने TDS जमा करवाना है रेसिपिएंट वो करेगा। डिपॉजिट द TDS वाया GST और 7, डिपॉजिट कौन करेगा, रेसिपिएंट करेगा।
रेसिपिएंट मतलब टीडीएस डिडक्टर। चलो जी। और इसके अलावा ये आ गया कि टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर को अलग से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती होती है, अलग जीएस नंबर लेना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स में टैन नंबर अलग से लेना पड़ता है, यहाँ पे भी अलग लेना पड़ता है। फिर सीजीएसडी में कहते हैं वो वाली सीजीएसडी में मिनिस्ट्रीज भी आती हैं, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एक्सेट्रा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी आएगा हाउएवर। लेकिन कहते हैं कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कुछ एंटिटीज को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्शन दी हुई है सिक्योरिटी रीजन की वजह से टीडीएस काटने को मना किया हुआ है। टीडीएस काटेंगे तो लाइमलाइट में आ जाएंगी चीजें। टीडीएस हो गया मेजर आपका 51। अब टीडीएस में एक और अमेंडमेंट है। लेट आए हो, दैट्स व्हाई मिस हो गया। हाँ ना यार, सप्लायर ते प्लेस सप्लाई सेम स्टेट च है, क्योंकि दोनों सेम स्टेट च ट्रांजेक्शन उत्ते सीजीएसटी ते एसजीएसटी लगूगा। एसजीएसटी और पंजाब जीएसटी लगूगा ਜਿਹੜੀ स्टेट च ट्रांजेक्शन हो रही है। रेसिपेंट है दिल्ली का। टीडीएस केस करना की ਹੁੰਦਾ, रेसिपेंट ने टीडीएस ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ट्रांजेक्शन ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ जीएसटी लगता है ਉਹੀ टीडीएस ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ है रेसिपेंट ने। ट्रांजेक्शन ਦੇ ਉੱਤੇ पंजाब जीएसटी लगी, ਹੁਣ पंजाब जीएसटी ਕੱਟ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ट्रांजेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ जीएसटी नहीं लगता, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ट्रांजेक्शन टीडीएस नहीं लगता। सेल ऑफ मेटल स्क्रैप क्वेश्चन पूछा नहीं है, शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आरसीएम लगता है अंडर सेक्शन 9(3). अब आपको सर हमने तो आरसीएम पढ़ा नहीं इसमें। ये एक मेटल स्क्रैप गुड हो गया, मेटल स्क्रैप एक गुड हो गया ना। हमारे सिलेबस में जो आरसीएम है सारा सर्विस वाला है, गुड वाला हमारे सिलेबस में नहीं है इंटर में, ठीक हो क्या। सीए फाइनल में है, सिल्क यान है, कुछ और चीज़ें भी हैं थोड़ी बहुत, बीटल लीव्स है, तो उनके ऊपर भी आरसीएम में, गुड्स के ऊपर आरसीएम लगता है। ये सारा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है मेटल स्क्रैप भी ना पूछे, लेकिन सिलेबस में टीडीएस तो है। अब देखो हमें पता है कि अगर सप्लायर हो अनरजिस्टर्ड तो टीडीएस नहीं काटते होते, तो नो टीडीएस। दोनों ही अगर अनरजिस्टर्ड हो तो भी टीडीएस कोई कौन नहीं काटेगा। सप्लायर रजिस्टर्ड हो लेकिन रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हो, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो भी कैसे काटेगा। अगर दोनों रजिस्टर्ड है सिर्फ तभी केस में टीडीएस कटेगा। क्या समझे, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है तब टीडीएस कटा जाऊगा एफसीएम में, फिनिश। और टैक्सेबिलिटी एफसीएम में। आरसीएम जो है वो कहाँ पे है कि अगर कहते हैं सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगता था, और जब आरसीएम लगता है तब टीडीएस नहीं लगता। तो बस मेटल स्क्रैप पे आपने याद क्या रखना है कि सेल ऑफ मेटल स्क्रैप ਦੇ ਵਿੱਚ टीडीएस लगूगा अगर पहला केस, बस पिछले तो फालतू है। सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो मेटल स्क्रैप की बिकनी पर टीडीएस कटेगा, फिनिश। और ये जो ऊपर वाला हमने किया था ना केस, सेम स्टेट और रेसिडेंट अदर स्टेट, उसके ऊपर एक एग्जांपल दे रखी है, ठीक है जी। अभी ये क्वेश्चन चेक करना। आपने ना एक चीज डाउट नहीं पूछा मेरे से, इनकम टैक्स पढ़ लिया ना अच्छे से, टीडीएस। इनकम टैक्स में टीडीएस कब काटना होता है। पहली गल तो आप ये देख ली भी कदों टीडीएस अट्रैक्टेड, कदों टीडीएस नॉट अट्रैक्टेड कर लिया। व्हेन टू डिडक्ट, व्हेन टू डिडक्ट मतलब स्पेसिफिक कब, जैसे वहां पे था क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लीयर। बुक्स के विच बंदे ਨੂੰ क्रेडिट किया उदों सरकार ਨੂੰ जमा करा दो, या फिर क्रेडिट वाले कितने सीधा पे कर लगे तो पहला जमा करा दो। क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लीयर, यही वर्डिंग है ना। जीएसटी में वर्डिंग तो यही है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन वैसे नहीं है। तो बुक में मैंने ऐसी वर्डिंग रखी नहीं हुई। मैंने फिर क्यों बताया कि ऐसी वर्डिंग है, एमसीक्यूज के लिए थोड़ा बहुत, बाई चांस एमसीक्यू में अगर आ जाए तो वर्डिंग तो यहाँ पे भी यही है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है वो यही है कि जब पे करोगे तब काट देना बस पेमेंट, क्रेडिट का कुछ नहीं करना। तो बुक में तो मैंने आपको यही लिखा है बस, कब, व्हेन एंड हाउ मच डिडक्ट। लॉ क्या बोलता है, जब पे करोगे तब काट देना, मतलब बस आप यही मान के चलो कि काटना कब है, जब पे करेंगे तब, क्रेडिट के टाइम पे नहीं काटना। इनकम टैक्स में ध्यान है ये चीज़, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो मतलब भी समझ में आता ना कि बुक्स के जो आप एंट्री भी रिकॉर्ड कर ली, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया तो टीडीएस तभी काट दो।
वो तो इनकम टैक्स में गुड्स के ऊपर तो लगता नहीं है, ट्रांजैक्शन के ऊपर 194J वगैरह के ऊपर लगेगा। प्रोफेशनल सर्विसेज ले ली तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो वेंडर क्रेडिट जब कर दिया तभी TDS पे करना पड़ेगा। लेकिन इतने कदों है जो पे करा एक्चुअल भी 14 ही। अब बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है इंक्लूडिंग GST 355, इंक्लूसिव GST 355। सुन तो लो बोल करके। उत्थे TCS 206C1F इनकम टैक्स का कह रहा है, GST का कह रहा है, और इनकम टैक्स लगता है 206C1F च गड्डियां दे उत्ते स्पेसिफिक। याद कैसे रखोगे? F से फरारी होती है ना, फरारी कार होती है। 206C1F, F फरारी कार। ये तो इम्प्लाइड ही है, तो याद ही है। 206C कौन भूलता है? 194 सीरीज भूल जाओगे TDS दी है, 194 भूल जाओगे, 194 नहीं पता। J प्रोफेशनल। हमारी एक मेमोरी टेक्निक और थी, G चाय, JI C का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, I रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, H से कमीशन हो गया, A से इंटरेस्ट के ऊपर हो गया, 194 इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, और 194 जी चाहे, फिर ये 2 I आ गए। नहीं ये मेरे को याद है मेमोरी टेक्निक, और इसमें ये था, इन सारे सेक्शन में ही ऐसा होता है कि अगर रेसिपिएंट को ऑडिट रिक्वायर्ड है या सप्लायर को ऑडिट रिक्वायर्ड है तभी TDS काटना, अदरवाइज नहीं काटना। ये नहीं होता कि अगर ऑडिट रिक्वायर्ड है तभी TDS लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बट लो नहीं याद है इनकम टैक्स। ले है ये बात हो। ओए अंशवेज बुक क्या की है ना, नहीं डीटी दी थोड़े बैग तो होने नहीं किसे जा कॉम्पैक्ट हैगी है दही, TDS खोली बा हैगी है, लोड नहीं, TDS वाला चैप्टर खोली। ये है, ये बहुत बढ़िया मेमोरी टेक्निक है याद रखने के लिए। की खोला तू है? ओए है ऐसा। सी खोलो 184, सी में होगा, J में भी था। आइए देखो, पे नंबर 139 टॉप पे पहली लाइन, इंडिविजुअल और HUF if the last year turnover exceed 1 crore और gross 50 lakh are required to TDS only from no need deducts। 1 करोड़ वाली गल आ गई ना, टर्नओवर वाली 190 147 147 पहली लाइन 47 147। एक्चुअल टर्नओवर की लिमिट क्या है? 44 AB, 44 AB ऑडिट कब रिक्वायर्ड है? जब टर्नओवर, हाँ 2 करोड़ वो 5% वाला आ गया। पहले एक्चुअली क्या होता था, 5% वाले सीन होता ही नहीं था, तो 1 करोड़ ही होता था, उधर 50 लाख है। ओए पहले तो मेरे हिसाब से तो इसने ये लिख रखा है टर्नओवर, पर आई थिंक पहला तो वर्ड ही ऑडिट्स ये थे, ऑडिट रिक्वायर्ड है था करना है, अदरवाइज नहीं करना। पर जो उधर 5% पाता होना है उदो हो सकता है चेंज करता हो, मैं मन के चल रहे सही है, रिलेवेंस हुआ नहीं। चलो ऐसे याद कर लो इसको, जी चाहे वो वाले सेक्शन है जहाँ पे 1 करोड़ वाली बात है, यहाँ पे और की सेक्शन में नहीं है।
ये वाली बात इन सेक्शन में है और किसी सेक्शन में नहीं है। टीडीएस कितने नंबर के लिए आना है आपको? जीएसटी टीसीएस पढ़े ही नहीं हले वैसे, हाँ, पर जीएसटी टीसीएस पढ़े ही नहीं हले, खड़ता जाओ। पहला मैं इनकम टैक्स वाला छोड़ दूं, इनकम टैक्स तो छोड़ दें। वैसे आपके लिए बात है, इनकम टैक्स में टीडीएस टीसीएस 4 नंबर का आना है तो डेफिनेट चैप्टर छोड़ना ही बनता है। तो करोगे टीडीएस टीसीएस तो छोड़ के जाओगे? फुल फ्लैज क्वेश्चन था थोड़ा, पंदी नहीं गल ओदी। एक अद्धी आइटम गलत हुई, टोटल इनकम गलत, टैक्स गलत। इनकम कट गया हो बस, कली टैक्स नहीं कटना। राजा अगर इनकम गलत होगी तो टैक्स की अमाउंट भी तो गलती आएगी। 2 मिनट तो खाएगा जो गलती होने की चांस है इनकम में। इनकम ऑलमोस्ट वेरी हाईली चांस है कि गलत होएगी। एक अद्धी आइटम तो रह जाऊगी, टोटल इनकम की फिगर गलत है तो टैक्स भी गलत है, डिडक्शन है, कुछ भी बेसिकली एक अद्धी आइटम तो मार पाओगी, टैक्स गलत है। 2 मिनट भी क्यों लाने, मैं तो कितना ही नहीं करके नहीं आया सी। तो क्वेश्चन जो बस की करे, इंडिविजुअल स्टेप मार्किंग ਦੇ नंबर बटोरने हैं, अंग्रेजी लिखी प्लस माइनस करना कि नहीं, इन्ना करके छड्डे है। टोटल ਉਹਨੂੰ प्लस करने की भी लोड़ नहीं है आइटਮਾं ਨੂੰ, टोटल इनकम कितनी बनती है प्लस करने की भी लोड़ नहीं। सही है। आज की ओए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एग्जांपल है 3,55,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक हो गया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बनी 3,00,847। तो वैसे हमने टीडीएस कितने अमाउंट के ऊपर काटना है, सिर्फ और सिर्फ 3,00,847 के ऊपर, सही है, विदाउट जीएसटी। व्हाट इफ केस 1, अगर तो हमने एक बार में पूरी पेमेंट कर दी, केस 2 कर लो पहले, अगर हमने पूरी पेमेंट एक बार में ही कर दी तो कौन सी बात है, टीडीएस कितनी वैल्यू के ऊपर काटेंगे 3,00,847 के ऊपर। केस 1, अगर हमने पूरी पेमेंट एक बार में नहीं करी, एक बार सिर्फ पार्ट पेमेंट करी, लेट से 70,000 की, तो टीडीएस कितने ऊपर काटे 70,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆਫ जीएसटी पे ਕੀਤਾ 70,000 डिवाइड बाय 118% ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, पार्ट पेमेंट 70,000 ना, तो 70,000 के ऊपर काट दो। कहते वैसे तो 3 लाख के ऊपर काटना है, अभी तो सिर्फ 70,000 के ऊपर ही पे कर रहे हो ना, बाकी जो तो पे कराएंगे वो देखो। क्या समझे, अगर पूरा वन शॉट में पे कर रहे हैं तो पहले ही जीएसटी हटा करके जो वैल्यू सप्लाई रह जाएगी उसके ऊपर टीडीएस पे करो। लेकिन अगर पार्ट पे कर रहे हो तो एक करी जितना पे कर रहे हो तो पूरा टीडीएस कट दो, मतलब 70,000 पे कर रहे हो, 70,000 तो 2% टीडीएस कितना जमा करा दो 1,400, बाकी वो जो जीएसटी रह गया हटाने वाला, वो जी नेक्स्ट पेमेंट होगी वो हटा के पे कर, सही हो गया। और ये मैंने लॉ क्या लिखा हुआ है, ऑन अमाउंट पेड, जब पे करेंगे तब काटेंगे। टीडीएस हो गया देखो मेरे। अब आ गई टीसीएस की कहानी। फिर से एक बार, इनकम टैक्स में टीसीएस क्या था, सेलर जो तो कस्टमर तो पैसा ले रहे हैं प्लस टीसीएस भी लोगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जीएसटी में टीसीएस कैसा है, ये तो इनकम टैक्स का था, जीएसटी में कैसा है, कहते हैं एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, एक थर्ड पार्टी ईसी होती है। जब ईसीओ इसको पे करेगा तो टीसीएस काट के पे करेगा, ये तो कटे ही जाऊगा अमाउंट। तो अगर 2 लाख देना है तो 2 लाख से 1% कटा के फिर देना है, 1,98,000 देना है। तो क्या समझे कि जब ईसीओ बीच का बंदर पे करेगा किसको, सप्लायर को, तो टीसीएस कट के पे करूँगा। कितना टीसीएस काटेगा बंदा, पहले होता था 1%, अभी रिवाइज हो गया, अब रह गया 0.5%। पहले होता था ज़्यादा, अभी रिवाइज कितना लेटेस्ट 0.5, आपकी बुक में तो 0.5 ही होगा, आपसे पहले अमेंडमेंट आई थी। तो 0.5% डिडक्ट करना है। बोलने को इसको बोल देते हैं कलेक्ट करना, लेकिन कलेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आते वक्त एक्स्ट्रा आएगा, नहीं, पे करते वक्त कम जाएगा, ये चीज़ से फर्क होता है। जिमें कि इनकम टैक्स आई है यार,
ਵੀ ਆਪਾਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਪਲੱਸ 1% ਹੈ ਤਾਂ 1% ਪਲੱਸ ਐਕਸਟਰਾ ਆਊਗਾ TCS, ठीक हो गया ना, प्लस 1% एक्स्ट्रा, टोटल इतना होगा। लेकिन इसकी सीन है भी अगर 11 लाख पे करना है तो 11 लाख माइनस 0.5%, 11 लाख तो कट पे करना है TCS GST में। तो GST में TCS कटता ही है, बोलते हैं लेकिन उसको कलेक्ट ही, TCS कलेक्ट कौन करेगा? ECO, और ECO कलेक्ट करके क्या करेगा? गवर्नमेंट को जमा कराएगा। जब ये गवर्नमेंट को जमा कराएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सप्लायर को क्लेम करने देगी, सप्लायर क्लेम करेगा तो सप्लायर के फिर से ई कैश लेजर में आ जाएगा। कौन काटेगा? ECO। क्या ECO की कुछ कुछ केसेस में हमने 9.5 पढ़ा था? 9.5 में क्या होता था? ECO ने पूरा टैक्स सरकार को जमा कराना होता था। तो कहते अगर 9.5 में ट्रैक्ट हो गया, मतलब RCA में ट्रैक्ट हो गया अगर, तो ECO ने पूरा टैक्स जमा करा दिया तो TCS रहने दो। लेकिन अगर 9.5 ना लगा और 9.3 भी ना लग रहा हो, 9.3 भी ना लग रहा है, 9.5 भी ना लग रहा है, 9.3 अगर रेसिपेंट नहीं पे करता फिर भी ECO क्यों ही कटूगा, या फिर अगर 9.5 ECO ने पे करता फिर भी TCS लगूगा। तो अगर RCM नहीं है उस केस ही TCS लगूगा, FCM की केस ही TCS लगूगा। और इतने वैल्यू सप्लाई का कोई रिलेवेंट नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू सप्लाई TCS लगता है। FCM होना चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई हो तां ही लगता है, सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए तां ही ਉਹਦਾ क्लेम लै पाऊगा, तां ही TCS लगना है। ECO कटूगा कदों कटूगा? एनी सप्लायर अगर ਉਹਦੇ थ्रू गुड्स या सर्विसेज ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, डजंट मैटर गुड्स या सर्विस, दोनों केसेस ਦੇ ਉੱਤੇ लगता है। ठीक है, कंडीशन यही है पेमेंट इज कलेक्टेड बाय ECO। मतलब बहुत सारी वेबसाइट से ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, पेमेंट डायरेक्टली सप्लायर के खाते रेसिपिएंट पा रहा है। अगर कस्टमर ने डायरेक्टली सप्लायर के खाते पे करता फिर तो ECO के थ्रू पेमेंट रूट होकर नहीं जा रही, आज तो होने नहीं, फिर इधर पहला इधर फिर इधर। अगर ECO ने सप्लायर को पे ही कुछ नहीं करना फिर TCS किवें कटूगा बंदा? एक कंडीशन ये भी है, सप्लायर ECO के थ्रू गुड या सर्विस बेचे एंड पेमेंट इज कलेक्टेड बाय ECO एंड देन पे टू सप्लायर। अगर ECO एक बार पेमेंट कलेक्ट करोगा, पेमेंट इज कलेक्टेड बाय ECO, ताही TCS लगो, अदरवाइज TCS नहीं लगता। कि अदरवाइज तो फिर TCS ECO ने पे ही कुछ नहीं करना सप्लायर नो, तो किवें लगू टेक्निकली। हाँ अगर मतलब डोमिनोज अगर आपकी वैबसाइट के थ्रू खुद सेल कर रहे हैं तो फिर इन दैट केस कोई ECO ही है नहीं पे करने वाला, करके कहते ओन वेबसाइट वाले केस TCS नहीं लगता। तो कब नहीं लगेगा? जब 9.5 RCM होगा तब नहीं लगेगा। और इस केस में TCS की रिटर्न कौन भरेगा? डिपॉजिट तो TCS कौन भरेगा? ये ECO टैक्स जमा कराएगा। कब तक करवाने? 10 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, TCS खत्म रहे। एक और बात क्या रहेगी यहाँ पे, वर्ड एक रह गया नेट। नेट का मतलब क्या है? नेट ऑफ सेल रिटर्न। जब नेट ऑफ सेल रिटर्न की बात करें इसका मतलब ये हो गया, फ्लिपकार्ट के थ्रू कुशल प्राइवेट लिमिटेड गुड्स बेचता है, तो कुशल ने अगस्त महीने ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लिपकार्ट के थ्रू 40 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗस्त ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, अब ये 3 लाख की जो रिटर्न होगी, क्या ये हो सकता है कि ये इसकी जो सेल करी थी, जो 3 लाख रिटर्न की है ना इस महीने, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਜੁਲਾਈ ਜੂਨ, ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 30 ਡੇਜ਼ 60 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਜੂਗੀ 37 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ TCS ਕਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਲਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੇਮ, बेसिकली 40 ਲੱਖ टोटल वैल्यू ਚੱਕ ਲਓ, बाइफरकेशन की लोड़ नहीं ਆਪਾਂ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਪਲਾਇਰ ਵਾਈਜ਼ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। फ्लिपकार्ट बस ये देखो फ्लिपकार्ट के कितने सैलर है, फ्लिपकार्ट के थ्रू कितने सैलर है, फ्लिपकार्ट थ्रू मान लो 120 सैलर है, 120 लोग फ्लिपकार्ट थ्रू माल बेच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट ही करूँगा 120 की कली कली चेक कर लूगा टर्नओवर कितनी है फ्लिपकार्ट के थ्रू, जिन्नी ने टर्नओवर होगी टर्नओवर से सीधा 1% 0.5% कट के जमा करा दो। जब मैंने कहा ना 0.5%, इसका मतलब पता है क्या हो गया? 0.25 CGST, 0.25 HTST। आपकी पूरी बुक में जहाँ पर भी रेट लिखा हुआ है ना वो टोटल लिखे हुए हैं, या तो CGST प्लस SDST या फिर कला AGST। वेयर एक्ट खोलते ना तो 8 दिखते ਆਪਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि मान लो आह सैक्शन
MCQs ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੈਕਸ਼ਨ 52 ਕਦ ਹੈ, CGST ਦਾ ਜਾਂ IGST ਦਾ? CGST। ਤਾਂ CGST ਦਾ सिर्फ CGST ਦਾ TCS कितना लगना है वो गल करूँगा ना, तो बेयर एक्ट खोलोगे ना तो वहाँ पे रेट देखेगा आपको 0.25%, और आगे लिखा भी नहीं होगा CGST, बस 0.25% TCS। सेम ही चीज़ SGST भी लिखी होगी, तो इकट्ठा करके 0.5% में। तो MCQ ये चीज़ ध्यान रखियो, टोटल है 0.5, 0.25, 0.25, TCS भी हो गया, तो TDS TCS हो गया मेरे। आगे चले, अभी हम ऐसा करते हैं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर ही कर लेते हैं। करती हैं बस, वही तो बीच में बता दूंगा, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन की सीन है, ये अभी मैं थोड़ा स्पीड पे करा रहा हूँ।